हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और आईपीओ के बारे में जो ओपन होने जा रहा है 16 तारीख को, यानी कि कल से ओपन होने जा रहा है। दोस्तों, कंपनी का नाम है डोडला डेयरीज लिमिटेड आईपीओ। दोस्तों, ये पर्टिकुलर आईपीओ एनालिसिस के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। उसके साथ साथ मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। बाद में कंपनी के कौन कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या स्ट्रेंथ और वीकनेस आप जो भी बोलो वो उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और लास्ट में मैं आपके साथ रिकमेंडेशन शेयर करने वाला हूँ कि क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों, अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर में वीडियो आने वाले हैं उनके सारे नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये आईपीओ एनालिसिस। दोस्तों, ये कंपनी का नाम है डोडला डेयरी लिमिटेड। अगर कंपनी के ओवरव्यू की बात करूँ तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1995 के अंदर। अब कंपनी कौन कौन सा बिजनेस करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी 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 के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, कंपनी अपनी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर बेच रही है, उसके बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड डेयरी कंपनी इन साउथ इंडिया दैट इज़ एंगेज्ड इन प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि अमूल डेयरी मतलब एक बहुत बड़ी इंडिया की या एशिया की, आप जो भी बोलो, एक बहुत बड़ी डेयरी है जो दूध मिल्क प्रोडक्शन के अंदर एसोसिएट है। उसके जैसी ही एक कंपनी डोडला डेयरी है विच इज़ इंटीग्रेटेड इन डेयरी प्रोडक्शन लिमिटेड। वो प्रोक्योरमेंट भी करती है, मतलब मिल्क को फार्मर से कलेक्ट भी करती है, उसको प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, उसका मार्केटिंग भी खुद करते हैं। ये सारी चीज़ों का बिजनेस ये पर्टिकुलर कंपनी करती है। It is processes and sells milk, including standardized, toned, and double toned milk, and produce dairy products like curd, butter, ghee, ice cream, flavored milk, etc. मतलब सारे जो दूध से लेकर मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आपको मिल रहे हैं, कर्ड, बटर, घी, आइसक्रीम, फ्लेवर मिल्क, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन ये पर्टिकुलर कंपनी करती है। कौन कौन से ऐसे मेजर मार्केट है जहाँ पर इन लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आर द की इंडियन मार्केट सेगमेंट्स वेयर द कंपनी इज सर्विंग। उसके साथ साथ मैं ओवरसीज मार्केट की बात करूं तो दो ऐसे बड़ी कंट्रीज है जहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, एंड दैट इज युगांडा एंड केनिया। It has total 13 processing plants to process raw material into packaged milk and manufacture dairy based value added products। 13 मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग प्लांट इनके पास अवेलेबल है। इफ दे हैव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 40 सेल्स ऑफिसेज, 3,336 distribution agents, 863 milk distributors and 449 product distributors across 11 स्टेट। भारत के कुछ 11 राज्यों के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी चलाती है, उनके एजेंट्स भी है, उनके मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, और उनकी जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी अवेलेबल है। मतलब कंपनी ने, एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि अपना जो बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरह से मार्केट किया हुआ है, नेटवर्क अच्छा है उनका। 11 स्टेट्स के अंदर इन लोगों ने अपना प्रोडक्शन ऑलरेडी चालू है और मार्केट में उनकी प्रोडक्ट बिक रही है। फ्रेंड्स, ये तो था कंपनी का ओवरव्यू। अभी मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करता हूं तो शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक का डेटा है। मार्च 2018 के अंदर कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 15,970 रुपये का मिलियन रुपीज़ का उन लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया था, विच इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। आप देख सकते हो कि 2019 के अंदर मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, बट इंक्रीज तो हुआ है। 2019 के अंदर 16,994.59 मिलियन, मार्च 2020 के अंदर 21,456.49 मिलियन, और दिसंबर 2020 जो पहले 3 क्वार्टर, चौथा क्वार्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है, उनके आरएचपी के अंदर भी ये मेंशन किया हुआ है दैट दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द क्वार्टर फोर्थ रिजल्ट। तीसरे क्वार्टर तक का जो फाइनेंशियल डेटा है उसके अंदर 14,270.35 मिलियन का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है। मतलब एक स्टेडी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो मार्च 2018 के अंदर
568.54 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था। मार्च 2019 के अंदर 627.62 मिलियन रुपीस का उनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। मार्च 2020 के अंदर 498 एंड दिसंबर 2020 तक आप एक ड्रास्टिकल चेंज देख सकते हो। एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनका बहुत ही बड़ा हुआ है 1163.85 मिलियन रुपीस। सो फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू प्रॉफिटेबल है, मतलब रेवेन्यू आप कंटिन्यूसली वो बोलते हैं ना कि एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छा खासा आपको अमाउंट देखने को मिल रहा है। सो फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कुछ और फाइनेंशियल्स की बात करूं तो ऑन द अपर प्राइस बैंड ऑफ 428 पी रेशियो वर्क्स आउट टू बी 47.77, 47-48 के आसपास का पी रेशियो निकल के आ रहा है। उसके साथ साथ में अगर इंडस्ट्री पी की बात करूं तो 68 निकल के आ रहा हुआ है। मतलब इंडस्ट्री की कंपैरिजन के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती है। जो प्राइस बैंड रखा हुआ है वो एब्सोल्युटली इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने रखा हुआ है। सो प्रॉब्लम तो वहाँ पर भी मुझे दिख नहीं रहा है। कंपनी का ईपीएस देखने जाए तो 8.96 इज़ द लास्ट ईयर ईपीएस। और अगर मैं पहले 3 क्वार्टर्स का मतलब दिसंबर 2020 तक का अगर मैं देखने जाऊँ तो कुछ 20 के करीबन उनका ईपीएस ऑलरेडी निकल चुका हुआ है। कि वो डिफरेंस इसीलिए आया हुआ है 8.96 और 20 ईपीएस का, जस्ट बिकॉज ये पिछले पहले 3 क्वार्टर के अंदर उन लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऑन किया हुआ है। और अगर पिछले 3 साल की एवरेज ईपीएस की बात करूँ तो दैट कम्स आउट टू बी 9.94। अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो पिछले साल 11.50% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो कुछ 13.69% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ईपीएस अच्छा निकल के आया हुआ है, डिसेंट ईपीएस है। मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि ईपीएस उतना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिल रहा है या ग्रोथ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसके मुताबिक पी रेशियो और ईपीएस बहुत ही अच्छा निकल के आया हुआ है। और 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट एवरेज जो 12-13% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी मिल के आया हुआ है वो भी एक डिसेंट है। मतलब आप एक्सपेक्ट ये मत करना कि आपको आईपीओ के लिस्टिंग डे के ऊपर आपको डबल पैसे हो जाएंगे या आपके लॉन्ग टर्म के अंदर भी बहुत अच्छे पैसे बनने वाले। बट यस, अगर कंसिडर करना चाहो तो आप ये पर्टिकुलर आईपीओ को कंसिडर कर सकते हो बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल्स। फ्रेंड्स, अगर मैं कंपटीटर की बात करूं तो 3 बड़े ऐसे कंपटीटर जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। हस्टेन एग्रो प्रोडक्ट्स जिसका पी 123 है विच इज़ हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। अगर ये पूरी डेयरी इंडस्ट्री के अंदर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलर कंपनी का जो पी रेशियो है हस्टेन एग्रो प्रोडक्ट का वो एकदम हाईएस्ट है, जिसके सामने उसका ईपीएस खाली 6.94 है। हेरिटेज फूड्स पी रेशियो अवेलेबल नहीं है जस्ट बिकॉज उनका ईपीएस नेगेटिव चल रहा है, उनका जो बिजनेस है वो लॉस के अंदर चल रहा है। और पराग मिल्क प्रोडक्ट्स विच हैज़ अ ईपीएस ऑफ 12.5 P ratio of 12.5 and EPS of 11.16। सो अगर कंपटीटर की बात करूँ तो कंपटीटर के सामने भी इनके जो वैल्यूएशन रखे हुए हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल लग रहे हैं मेरे को। उसमें कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री, ये डोडला डेयरी ऐसी इंडस्ट्री से आ रहा है जहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई डिमांड उसकी बहुत बढ़ जाएगी या डिमांड उसकी बहुत कम हो जाएगी। ग्रोथ एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क रिलेटेड के जो भी प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में बहुत अलग अलग और कंपनियाँ भी बना रही हैं। और आप ये भी पता है कि अमूल इज़ वन ऑफ द मेजर, क्योंकि अगर बटर की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल दे आर यूजिंग द अमूल। तो शायद ये कंपटीटर की कंपैरिजन में अच्छा वैल्यूएशन इनका है। आईपीओ की डिटेल में आपको बता रहा हूँ, 16 तारीख मतलब कल से ही ओपन होने जा रहा है। 16 तारीख से 18 तारीख 3 दिन ओपन रहने वाला है। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा हुआ है वो 421 से लेकर 428 का प्राइस बैंड रखा हुआ है। कंपनी का जो मार्केट का जो लॉट है वो 35 शेयर्स का है, मतलब जब भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा तब 35 शेयर का अलॉटमेंट मिलने वाला है। इश्यू साइज़ कंपनी का जो अभी जो ये इश्यू आया है वो 520 करोड़, मतलब छोटा, एकदम छोटा है। और उसमें से भी प्रमोटर्स अपना बहुत सारा हिस्सा बेच रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स और मेजॉरिटी ऑफ द इश्यू इज़ ओनली फॉर ऑफर फॉर सेल। 470 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल है और 50 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, मतलब प्रमोटर्स अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। अगर मैं कुछ एडवांटेजेस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज़ वन ऑफ द एडवांटेज।
लीडिंग डेयरी प्लेयर इन द साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बोला तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये ऐसी जगह पर ये पर्टिकुलर कंपनी ने बहुत ही अच्छा अपना बिजनेस किया हुआ है। एज आई सेड, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दे हैव अ इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल विथ a stringent quality control procedure, and they have experienced board as well as managerial team। उनके जो प्रमोटर्स है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए। और अगर मैं कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो सप्लाई ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फार्मर्स। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है। मैं डिसएडवांटेज मैं लिख रहा हूँ, बट ये कंसर्न बहुत इसीलिए है क्योंकि फार्मर्स जब अपना प्रोडक्शन मतलब जो दूध है वो डेयरी में बेचने जाएंगे, उस टाइम पर एक कंपेटिटिव प्राइस पर वो लोग बेचते हैं। और अगर ये सप्लाई कहीं ना कहीं अटक गया तो ये कंपनी मिल्क का फर्दर जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोसेसिंग होता है या प्रोक्योरमेंट के बाद की जो प्रोसेस होती है, वो अटक जाएगी और उनको बहुत बड़ा लॉस सहन करना पड़ सकता है। सो फार्मर्स दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो गाय भैंस ये सब चीज़ें रखते हैं उनके ऊपर इनको बहुत डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, एज आई सेड, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। हमको ये नहीं पता है कि ये इंडस्ट्री फ्यूचर में कितना ग्रो करने वाली है, क्योंकि ऑन एन एवरेज आप ग्रोथ देख सकते हो कि एकदम स्टेडी ग्रोथ है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिली है। एंड द कोविड-19 पैंडेमिक इम्पैक्ट इज ऑलरेडी वन ऑफ द डिसएडवांटेज फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंपनीज। तो फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको आपके पैसे लगाने चाहिए? फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछो और मेरा एडवाइस या जो मैं रिकमेंडेशन देता हूँ वो यही है कि अगर आपको फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के बिजनेस के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, कुछ 11 स्टेट के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं, साउथर्न इंडिया के अंदर तो उन लोगों ने अपने पैर बहुत अच्छी तरह से जमाए हुए हैं, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि लिस्टिंग डे गेन के लिए आप अपने पैसे ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगा सकते हो। उतना कुछ बुरा नहीं है। शायद मार्केट कंडीशंस खराब रही तो ही आपको ये नेगेटिव ओपन होने के चांसेस है, अदरवाइज मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कुछ 15% या 20% के आसपास, उससे ज़्यादा मिल जाए तो मतलब इट इज़ वेल एंड गुड, बट मुझे लग रहा है कि 15 से 20% का गेन आपको हो सकता है। आप मुझे पूछोगे क्या आप अपने पैसे ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगाने वाले हो? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेरे पैसे ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगाने वाला हूँ। एटलीस्ट आई विल अप्लाई फॉर 1 लॉट। तो फ्रेंड्स, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि लिस्टिंग डे पर 15 से 20% का रिटर्न अगर आपको मिलता है तो वो बुरा नहीं है। आप अपने पैसे आराम से लगा सकते हो। अगेन, आपको अपनी रिस्क देखनी है, आपको अपने रिस्क एपेटाइट के साथ काम करना है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत रिस्की है, 15-20% भी आपको नहीं लग रहा है तो आप मत लगाना, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 15 से 20% के रिटर्न के लिए आप यहाँ पर पैसे लगा सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन से पॉइंट्स को उनको ध्यान में रखना हुआ है बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।